आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मौर्य शासकों का वित्तीय वर्ष किस माह से आरंभ होता था। तो जो मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक थे, उनका वित्तीय वर्ष किस महीने से आरंभ होता था, ये आप लोगों को बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 महीनों के नाम दिए हैं हिंदी में। पहला दिया है फाल्गुन, अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है। उसके बाद दिया है चैत्र, तीसरा दिया है बैसाख, चौथा दिया है आषाढ़। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस माह में मौर्य शासकों का वित्तीय वर्ष आरंभ होता था। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी जो लास्ट ईयर में मतलब 2020 में यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, तो एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन था स्त्री धन का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है। तो ये क्वेश्चन था, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था। तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी वही स्त्री धन वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो आपको बताना है कि मौर्यों का वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता था। तो हम लोग थोड़ा सा इनके अर्थव्यवस्था को जान लेते हैं, मौर्य शासकों के अर्थव्यवस्था को। तो देखिएगा, मौर्य शासकों के समय में अधिकांश जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी। हमारा जो भारत है वो आरंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी आप देखिएगा हमारी जो अधिकांश जनता है वो कृषि पर निर्भर है। तो उस टाइम पे भी, मौर्यों के समय भी, कृषि ही अधिकांश जनता के जीविकोपार्जन का साधन था। और उस समय ना, मौर्य शासकों के समय में कृषि काफी उन्नत दशा में पहुंच चुकी थी। उसका कारण ये था कि लोहे का खोज हो चुका था, और लोहे के खोज से कृषि संबंधी जो उपकरण थे, जो कृषि में जो भी उपकरण यूज में होते हैं, जैसे कि सामान्यतः जो हल का जो फार होता है ना, हल कुछ इस तरह का होता है। ये एक आपका ये हो गया, इधर से फिर एक ऐसा लगता है, किसान जो है यहां पर खड़ा होगा, ऐसे बना लेते हैं, ये पकड़ेगा, इधर फिर जो है बैल होंगे, इधर क्या होंगे, बैल होंगे। तो ये जो है यहां पर क्या लगता है, लोहे का फाल। लोहे का फाल पहले जो है उसमें लकड़ी या पत्थर वो चीज लगता था। तो अब जो है यहां पर लोहे का फाल लगने लगा। तो अब जो है खेतों की जुताई बड़ी आसान हो गई। तो इससे क्या हो गया, फसलों का उत्पादन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा होने लगा। तो मौर्य काल में फसलों का जो उत्पादन है, अनाज का जो उत्पादन है, पहले से अधिक होने लगा। तो कृषि जो है ठीक ठाक अवस्था में थी। इसके बाद बात करें अगर हम मौर्य शासकों की, तो वो लोग कृषि को लेकर के काफी मतलब उसके लिए अलग व्यवस्थाएं भी करते थे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात में, अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त को निर्देश दिया था। बाद में अशोक ने उसी सुदर्शन झील में नहर का भी निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीजें किस लिए थी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो जो मौर्य शासक थे वो कृषि के विकास के लिए काम भी करते थे। बात करें हम लोग व्यापार और व्यवसाय की, तो मौर्य काल में व्यापार और व्यवसाय का भी बहुत ज्यादा उन्नति हुआ, क्योंकि जो मौर्य शासक थे उनका जो साम्राज्य था बहुत अधिक विस्तृत था। तो यहां पर जो भी व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनको व्यापार करने में बड़ी सुगमता होती थी। नहीं तो पहले क्या होता था, महाजनपद काल में काफी सारे राज्य थे, तो उनको अलग अलग जगह पर चुंगियां देना पड़ता था। तो इससे जो है व्यापार फल फूल नहीं पा रहा था। लेकिन चूंकि जो मौर्य थे उन्होंने संपूर्ण भारत को एक कर लिया, अखंड भारत का निर्माण कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार व्यवसाय है वो पहले से अधिक सुगम हो गया। जो विभिन्न प्रकार के जो कर देने पड़ते थे उससे राहत मिल गई। इसके अलावा जो मौर्य शासक थे वो व्यापार और व्यवसाय को उन्नत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। जो व्यापारी व्यवसायी होते थे उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता था। सड़कों का निर्माण किया गया ताकि जो व्यापारी हैं, सामान्य जनता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच सके। और भी तमाम सुविधाएं व्यापार को बढ़ाने के लिए दी गई। मतलब कि इस समय का जो अर्थव्यवस्था था वो ठीक ठाक स्थिति में था। और इस समय जो उद्योग धंधे, जो संस्थाएं थी ना, जो उद्योग धंधे थे, उनको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहते थे, उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी। और इस तरह के 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। कितनी श्रेणियां, 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ये श्रेणी किस रूप में थी, तो जैसे कि देखिएगा काष्ठकार,
काष्ठकार हो गया, जुलाहा हो गया, उसके बाद चर्मकार हो गया, उसके बाद आपका चित्रकार हो गया। इसी टाइप से ये जो है होते थे, लुहार होते थे। तो यही सब उस समय के उद्योग थे ना। आज भी होता है लुहार, लेकिन लुहार का जो रूप है अब वो बड़े बड़े फैक्ट्रियां आ गई, वहां पर बनने लगी है लोहे के सामान। और बाकी जो गांवों में अगर आप लोग जाओगे तो वहां आज भी लोहार होता है, जो कि गांव में जो किसान है उनको लोहे का कोई सामान अगर बनवाना है, कुछ भी करना है, बनवाते नहीं है, खरीदते हैं, कुछ रिपेयर करवाना, उस हिसाब से थोड़े बहुत आज भी जो है लोहार, काष्ठकार मतलब बढ़ई तो है ही है, लेकिन कई सारी चीजें अब मशीनों से बन रही है, तो ये चीजें जो है अब समाप्त हो गई। तो पहले यही उद्योग था। जो काष्ठकार है, बढ़ई है, वो लकड़ी का सामान तैयार करेगा, तो वो भी अच्छा खासा उद्योग होता था। तो उसका एक श्रेणी काष्ठकार श्रेणी। उसके बाद माफी चाहूंगा, उसके बाद जो बुनकर होगा, बुनकरों की श्रेणी जो कपड़ा बुनते हैं। और ये तो भाई वस्त्र उद्योग मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा उद्योग था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सबसे बड़ा उद्योग था। ये निर्यात भी होता था भारत से कपड़े। और ये जो वस्त्र उद्योग है ना, इस पर हम भारतीय शुरुआत से ही एक तरह से आत्मनिर्भर थे। भारत में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, बाहर भी भेजा करते थे। जो यूरोपीय आए थे कपड़ा के लिए तो आए थे ना, कपड़ा भी था, मसाला भी था, और भी बहुत सारे चीज था, उनमें कपड़ा भी एक प्रमुख था। भारतीय वस्त्र यूरोपीय बाजारों में काफी पसंद किए जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टिकाऊ होते थे, ठीक ठाक होते थे। तो ये चीज था। तो वस्त्र उद्योग मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा उद्योग था। 18 श्रेणियों का जानकारी मिलता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो श्रेणी थे ये ये न्यायालय के रूप में भी काम करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सामान्य जनता के लिए न्याय करेंगे। जो भी इनका आपस में जो भी झगड़े लड़ाइयाँ जो भी विवाद होता था, तो वो लोग आपस में वही निपटा लेते थे। तो श्रेणी जो है न्यायालय के रूप में भी काम करते थे। और जो न्यायाधीश होता था श्रेणी का, उसको बोलते थे क्या बोलते थे, महाश्रेष्ठी। महाश्रेष्ठी, ध्यान रखेंगे, महाश्रेष्ठी। ये जो प्रधान न्यायाधीश होता था श्रेणी का। देखो, अलग से तो मौर्य साम्राज्य में अलग से न्यायाधीश होते थे, हम लोग पढ़े हैं ना, अलग से जो धर्मस्थीय न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय, वो अलग है, वो सामान्य जनता के लिए। लेकिन ये जो उद्योग, जो व्यापारी व्यवसायी हैं, उनके लिए अलग से जो श्रेणी होते थे, उनमें न्यायाधीश होते थे। और वो जो न्यायाधीश होता था, जो प्रधान होता था, महाश्रेष्ठी कहलाता था। तो ये लोग जो है व्यापार, इसके अलावा जो व्यापार है, मतलब ये तो हो गया उद्योग श्रेणी। और जो व्यापार व्यवसाय है वो आंतरिक ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी होता था इस समय। मतलब कि भारत के बाहर दूसरे देशों के साथ भी हमारे देश के व्यापारी व्यापार किया करते थे। विशेष रूप से 2 देशों का नाम मिलता है, एक तो सीरिया, दूसरा मिस्र। ये 2 देश जो है स्पेशल आपको याद रखना है। इनके साथ जो है विशेष व्यापार होता था, दूसरे देशों के साथ भी होता था। और उस समय के 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों का जिक्र आता है। एक तो भृगु कच्छ। ये कहां था भृगु कच्छ? तो आपका जो पश्चिम भारत है उस तरफ था भृगु कच्छ। इसको आज भड़ौच के नाम से जाना जाता है। आज का जो भड़ौच है यही उस समय भृगु कच्छ के नाम से जाना जाता था। दूसरा है ताम्रलिप्ति। ये कहां पर था? तो पूर्व में था। ताम्रलिप्ति पूर्व में, ये पश्चिम में। देखो, पूछा गया है, ये चीज लोग ध्यान रखेंगे। भले मैं क्वेश्चन 1 बता रहा हूं, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी आपको ध्यान में रखना। ये पूर्व में था ताम्रलिप्ति, बंगाल में। तो ये 2 बंदरगाह जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था उस समय। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हम लोग मौर्यकालीन मुद्राओं की बात करें, मतलब उस टाइम पे क्या पैसा वगैरह होता था, तो इस समय सिक्के भी जारी हुए थे। काफी सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, जिनका अलग अलग नाम भी मिलता है और अलग अलग विभाग भी होते हैं। जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो उसमें एक विभाग का जिक्र मिलता है, मतलब एक टकसाल का जिक्र मिलता है। माफी चाहूंगा, विभाग नहीं, टकसाल जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। और टकसाल का जो प्रमुख है वो कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। ये किसका प्रमुख था? टकसाल का प्रमुख। ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र के अनुसार है ये। टकसाल का जो प्रमुख होता था लक्षणाध्यक्ष। इसके अलावा जो मुद्रा, जो सिक्के जारी होते थे, उसका निरीक्षण करने वाला भी एक अधिकारी होता था, जिसको बोला जाता था रूप दर्शक।
ये कौन होता था? तो मुद्रा का निरीक्षण करने वाला। जो लक्षणाध्यक्ष है वो टकसाल का प्रधान अधिकारी या अधीक्षक आप बोल सकते हो। टकसाल का अधीक्षक, लक्षणाध्यक्ष और मुद्रा का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक। वहीं इस काल में, मौर्य काल में, जो प्रधान सिक्का होता था, जो प्रधान सिक्का मतलब जो प्रधान होगा सिक्का, जो आधार होगा, उसको बोला जाता था प्रधान सिक्का को पण। क्या बोलते थे? पण। ध्यान रखेंगे, पण। और इसी को बोला गया है, पण को, पण के अलावा इसको बोला जाता है रूप्य रूप। क्या बोलते हैं? रूप्य रूप। पण को ही, इसको ही रूप्य रूप, रूप्य रूप। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है मौर्य काल में प्रधान सिक्का को क्या कहा जाता था? तो पण अथवा रूप्य रूप, रूप्य रूप। ध्यान रखेंगे, लक्षणाध्यक्ष पूछा गया है, रूप दर्शक भी पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि मौर्य काल में जो सिक्के जारी किए गए थे, मतलब सोने के, चांदी के, तांबे के। तो जो सोने का सिक्का होता था, सोने का सिक्का, उसको क्या कहा जाता था? सुवर्ण। सोने का सिक्का को बोलते थे सुवर्ण, सुवर्ण। इसके अलावा इसको बोला जाता था निष्क। इसके बाद दूसरा चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का कहलाता था कारसापण या करसापण। इसी को बोलते थे धरण, धरण, या फिर कई जगह जो है ना धारण भी लिख देगा, आ की मात्रा लगा देगा, धारण, या फिर इसको करसापण। इसको कई सारी पुस्तकों में पण भी लिखा जाता है। ये जो पण है ना, ये भी कई सारे पुस्तकों में लिखा जाता है, लेकिन आपको कारसापण और धारण याद रखना है। बाकी आप पण जो है ऐसे याद रख सकते हो, कुछ पुस्तकों में आपको पण देखने को मिलेगा। तो ये चांदी का। इसके बाद देखिएगा तांबा, तांबा। तांबा का जो सिक्का होता था उसको बोलते हैं मासक, मासक बोला जाता था तांबा का सिक्का को। तांबा का छोटे छोटे सिक्के प्राप्त हुए हैं। तांबा के जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको बोला जाता था काकड़ी, और इन काकड़ी सिक्कों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। तो काकड़ी छोटे छोटे होते थे, तांबे के छोटे छोटे सिक्के। अच्छा, ये जो सिक्के हैं मौर्यकालीन सिक्के, ये आहत सिक्के होते थे। ध्यान रखिएगा, भारत में जो प्राचीन सिक्के हैं ना, जो भारत में जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं उनको आहत सिक्के कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत सिक्के, आहत, आहत सिक्के, जिनको पंचमाकड़ सिक्का भी बोला जाता है। तो ये जो मौर्यकालीन जो सिक्के थे, मुद्राएं थे, ये आहत सिक्के हैं। ध्यान रखना है, इनका जो आकार होता था वो बेडोल होता था। बेडोल मतलब जैसे आज जैसे कि पूरा गोल होता है ना सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए का जो भी सिक्का आप लोगों ने देखा होगा, वो अच्छे से गोल होता है, सुडोल होता है और दिखने में ठीक ठाक होता है। लेकिन ये जो सिक्के थे उतना ज्यादा सुडोल नहीं होता था, थोड़ा सा बेडोल होता था, बेढंगा होता था। इसी कारण इनको जो है आहत सिक्के अथवा पंचमाकड़ सिक्कों की श्रेणी में रखा गया है। और मौर्यकालीन सिक्के हमको उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से, उस तरफ से ना बहुत सारे आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतर मौर्यकालीन है। कहां पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां से जो है मौर्यकालीन ये आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के आधार, मतलब कि मौर्य काल के अर्थव्यवस्था में कौन से सिक्के सबसे ज्यादा चलते थे, अगर ये आपसे पूछा जाता है, मतलब कि मौर्यकालीन मुख्य सिक्के, तो वो थे चांदी और तांबा का सिक्का। कौन सा सिक्का? चांदी और तांबा का जो सिक्का है वो मौर्य काल के प्रमुखतम सिक्के थे, या फिर कहें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के आधार थे। देखिएगा, अभी भी अगर मैं बात करूं तो जो 2000 का नोट है वर्तमान समय में, वो आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं जो 500 का नोट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 100 का नोट, 200 का नोट, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली ना 500 का नोट ये बहुत ज्यादा दिखता है, 2000 का नोट बहुत कम दिखता है। तो यहां पर आप जो सोना है इसको आप लोग समझ सकते हो 2000 का नोट, चांदी को 500 का नोट, तांबा को 200 का नोट। तो जो बीच वाला होगा 500 और 200 का नोट, वो तो बहुत ज्यादा चलेगा ना, जैसे आज होता है। तो उस जमाने में भी चांदी और जो तांबा का सिक्का है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि इन सिक्कों को जारी कौन करता था। नॉर्मली क्या होता है कि शासक जारी करता था, लेकिन मौर्य काल में ना इन सिक्कों को
शासक भी जारी करता था, साथ ही साथ जो सौदागर होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी जारी करते थे, और उस समय के जो निगम होते थे वो भी इन सिक्कों को जारी करते थे। और इन सिक्कों में किसी प्रकार का कोई राजा का चित्र या फिर किसी प्रकार का कोई लेख या तिथि का अंकन नहीं होता था। चित्र होते थे जैसे कि फूल, पत्तियां, पेड़, मछली, सांड, हाथी, इस टाइप के चित्र होते थे। और जो जारी करता था ना, वो एक अपना एक विशेष चिन्ह उसमें डाल देता था। मतलब किसी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में जैसे मछली का चिन्ह होगा, किसी दूसरे के में जारी किया वाला सिक्के में हो सकता है पेड़ का चित्र हो। तो इस टाइप के चित्र हुआ करते थे। किसी राजा का चित्र या किसी देवता का चित्र या किसी राजा का नाम या किसी समय मतलब तिथि, ये सब चीजें नहीं होती थी, ध्यान रखेंगे। और फालतू मतलब ये क्या बोलेंगे, इधर उधर का चित्र होता था। पेड़ हो गया, मछली हो गया, फूल पत्ती हो गया, सांड, हाथी, इन सब चीजों का चित्र इन सिक्कों में होता था। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने बाकी चीजें भी आप लोगों को बताई, सब चीज वैसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मौर्य शासकों का वित्तीय वर्ष किस माह से आरंभ होता है। तो देखिएगा, हमारे भारत में वर्तमान समय में हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक चलता है? अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, फाल्गुन का महीना चल रहा है, तो ये हमारा वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है। अगले महीने से फिर नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। तो मौर्यों के समय क्या था? आषाढ़ से शुरू होता था। कब से? आषाढ़ मास से शुरू होता था वित्तीय वर्ष। कब से? आषाढ़ मास। इसको अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से निकालें तो ये लगभग जुलाई का महीना निकलेगा, जुलाई अथवा जून। वैसे जुलाई ही निकलेगा, जून अथवा जुलाई आप ये पकड़ के चल सकते हो। आषाढ़ महीने से जो है इनका वित्तीय वर्ष शुरू होता था। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग। देखिएगा और क्या कहते हैं, खत्म कब होता था? तो ज्येष्ठ महीने में ये जो है खत्म होता था। तो आषाढ़ महीने में वित्तीय वर्ष शुरू होता था और ज्येष्ठ महीने में समाप्त होता था। तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था।